पहले जानते हैं एफआईज का डेटा क्या बोलता है, फिर डीआईज का डेटा देखेंगे और फिर ग्लोबल इंडिसेस देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि इंडियन मार्केट क्या बोलेगा। एफआईज डीआईज के डेटा पे नज़र डालें। एफआईज ने जो सेल किया है वो 1790 करोड़ रुपए का और डीआईज ने जो बाय किया है वो 1237 करोड़ है। वहीं अगर ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो ग्लोबल मार्केट्स में एक मिक्स रुझान देखने के लिए मिल रहा है। आज अगर देखें तो निक्काई में तो एक कहीं ना कहीं तेजी बनी हुई है। वहीं अगर कोस्पी में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग शंघाई में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, हैंसेंग में करीब 1% की गिरावट और डाउ में एक फ्लैटिश रुझान फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिला है। ब्रजेश सर, अगर देखें तो चूंकि इलेक्शन का हैंगओवर ओवर हो चुका है, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो लगभग जो भी प्राइज इन होना था कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पद मिलेगा, कुछ मिनिस्ट्रियल बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं होंगे जिसकी वजह से पॉलिसी में कुछ अलग चेंजेस तो नहीं होंगे, वो सब मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। आई थिंक अब मार्केट को कहाँ देखना है? अ, हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में अगर हम नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम ये समझ के चलते हैं कि वन वे तेजी आ गया है तो फिर अभी शायद प्रॉफिट बुकिंग या फिर हम शॉर्ट्स करके चलेंगे, तो वो चीज मुझे लगता है मुझे फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में काफी सिंपल लॉजिक है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं कि 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज, हालांकि हम अप ट्रेंड में तो डेफिनेटली 50 और 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको ये मोमेंटम स्पॉइल हो रहा है या यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ 3-4 महीने का अगर हमको कुछ साइडवेज या नेगेटिव बायस भी ढूंढना है, तो मार्केट को पहले 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करना है। तो वही लेवल अगर आप निफ्टी में देखो तो 22,680 के पास आता है। तो कहीं ना कहीं जब तक 22,680 ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि हमको बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो उसका वीकली और मंथली का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। जैसा कि हमने बोला कि ये वीक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और हम क्या करते हैं नॉर्मली एक एक्सटेंशन निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अभी जो मूव आया है, अगर उसका एक्सटेंशन अगर मूव आता है तो कितना आता है। तो अभी जो वर्कआउट हो रहा है और जो ऑप्शंस के डेटा, नॉर्मली ऑप्शंस के डेटा देखते हैं कि कहाँ पे लोग पोजीशंस बना रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी 24,000 और 24,500 यहाँ पे लोगों ने पोजीशंस बनाने चालू कर दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वापस एक बार तेजी आती है और वापस थोड़े बाइंग आता है तो डेफिनेटली 24,500 के पास हम जा सकते हैं। ये जो भी होगा सब बजट के पहले होगा, उसकी एक बार एक्सपायरी हो जाता है, एक बार रोल ओवर देख लेते हैं कि किस तरह से कौन से सेक्टर्स में कैसे रोल ओवर होता है। इसके नतीजे आते ही मुझे लगता है कि एक एक उछाल होगा यहाँ से 1,000 पॉइंट का एक रैली, आप 24,500 तक का एक रैली डायरेक्शनली मेरे ख्याल से हमें पकड़ के चलना चाहिए। वही लेवल्स आप बैंक निफ्टी पे देखो तो 54,500 के आसपास आता है। तो ये अपसाइड बायस हो गया। मेरा व्यू अगर बाई एनी चांस ये व्यू नहीं होता है, अगर जो अभी रिसेंटली जो टॉप बना है वहीं पे मार्केट सेटल होता है और साइडवेज रहता है तो ठीक है, लेकिन 22,600 अगर टूटता है तो मैं डेफिनेटली मेरा व्यू चेंज करूंगा। वही लेवल्स बैंक निफ्टी में 48,800 के आसपास आता है। तो ये दो लेवल्स जी में डायरेक्टली वॉच कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कभी भी वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आता है तो शायद मुझे मेरा व्यू चेंज करना पड़े। बिल्कुल। तो सर ने क्रूशल पॉइंट्स बता दिए हैं जहां पर कि व्यू चेंज होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्यू में चेंज किन लेवल्स के नीचे या किन लेवल्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बड़ी खबर जिसमें कि हमने देखा कि इम्पैक्ट मार्केट पर मॉर्निंग के सेशन में देखने के लिए मिला वो थी क्वांट म्यूचुअल फंड पर जो सेबी की सख्ती हुई है उसका एक इम्पैक्ट मार्केट पर देखने के लिए मिला। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के ऑफिस में छानबीन की और म्यूचुअल फंड पर फ्रंट रनिंग के आरोप लगे हैं। फ्रंट रनिंग क्या होता है? ब्रोकर्स के साथ मिलकर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करना, जिसकी वजह से इस पर जो ये आरोप लगे हैं, हालांकि कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो सेबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हर चीज़ में। और अगर हम देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सबसे तेज चलने वाले म्यूचुअल फंड्स में है और सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाने वाले, क्योंकि इसका जो एयूएम था 2019 में करीब 100 करोड़ के आसपास था, अभी 2024 में 93,000 करोड़ रुपए। तो एक बड़ा म्यूचुअल फंड का साइज इन्होंने पिछले 5 साल में बनाया और इनके जो फंड्स के रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। इनका जो स्मॉल कैप फंड है उसने पिछले 1 साल में करीब 69% रिटर्न दिए और 5 साल में 524% के रिटर्न दिए। ब्रजेश सर, अगर ये म्यूचुअल फंड पर सख्ती अभी तो ये एक तरह से सेबी ने केवल छानबीन की है, हो सकता है कि बाकी म्यूचुअल फंड्स में भी इस तरह की बातें हों। हमने पहले ये केस एक्सिस बैंक के एक्सिस म्यूचुअल फंड में भी देखा था कि उनके फंड मैनेजर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर सेबी ने कुछ एक उनके खिलाफ कार्रवाई भी की।
सर कैसे देख रहे हैं, अगर म्यूचुअल फंड चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लेते हैं, उनके खिलाफ सख्ती रहेगी, हालांकि ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसका मार्केट पर सेंटिमेंटली कितना इंपैक्ट पड़ सकता है? विवेक जी, मुझे लगता है कि जहां तक लार्ज कैप ब्लू चिप के फंड्स है वहां पे मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। यस डेफिनेटली, जहाँ पे स्मॉल कैप से सिलेक्टेड काउंटर्स है, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पे लिक्विडिटी की थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वहां पे शायद थोड़ा टाइम बिंग के लिए इफेक्ट हो सकता है। बट मुझे क्या लगता है कि जो भी होगा, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी वापस हमें बाइंग के नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि एक बाय एंड डिप्स वाले स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी हो सकता है। थोड़ा सा फंडामेंटल स्टॉक स्पेसिफिक होगा, हमें वो स्टॉक्स का जो भी है थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे मेरे हिसाब से करना चाहिए। बट हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट उनका जो बास्केट्स है वो काफी हम्म। अच्छे स्टॉक्स के बास्केट्स है। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे इलिक्विड काउंटर्स वाले बास्केट्स नहीं है, तो स्टॉक पिकिंग तो काफी अच्छे है उनके, जहां तक मुझे पता है। तो हम्म। इंडिविजुअली फिर से एक बार स्कैनिंग करके अगर किसी को फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है तो री एंटर करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बिल्कुल, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपने सवाल भेजते रहें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। हम थोड़ी देर में आपके सवाल लेना भी शुरू कर देंगे। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके कुछ जो स्मॉल कैप फंड में मैं देख रहा था सर, कुछ एक जो मुख्य शेयर जो कि जिन पर दर्शक ज़्यादातर सवाल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसमें आईआरबी इंफ्रा, जियो फाइनेंशियल, बीकाजी फूड्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, हुडको, रेलटेल और शिपिंग कॉरपोरेशन, ये सारे शेयर शामिल हैं। और इनके अगर हम पिछले कई सालों के पिछले 6 महीने 1 साल के अगर परफॉर्मेंसेस देखें ज़्यादातर शेयर्स के, तो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिले हैं। सर आपको लगता है कि सेंटिमेंटली जैसे आईआरबी इंफ्रा पर फॉर इंस्टेंस हम शुरुआत करते हैं, इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? आईआरबी का अगर मैं प्योरली चार्ट के नजरिए से देखूं तो फिलहाल तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग 3-4 दिन पहले आया है। बट ये वापस 60 का जो लेवल है वापस से सपोर्ट है, और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 51 के आसपास है। सो मुझे मेजर मेजर तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है। अगर मुझे मेरा ये सलाह रहेगी कि अगर 60 के आसपास मिलता है तो जिनकी भी पोजीशन है, अगर उनको एक बार वापस एवरेजिंग करना है तो प्लीज एवरेज करें, या फिर किसी को नया पोजीशन लेना है 60 के करीब, तो डेफिनेटली इसमें ग्रोस ग्रो और रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। टाइम फ्रेम लंबा रहेगा, इसमें इमीडिएट कुछ नहीं होगा। बट देन 60 एक ऐसा लेवल है जहां पे मुझे लगता है एक अच्छा पोजीशन बन सकता है नया। जी, तो 68 पर पोजीशन बन सकता है यहाँ पर सर का व्यू मिलता हुआ। सर जियो फाइनेंशियल पर आपका व्यू? जियो फाइनेंस पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, 300 के आसपास का लेवल है। यही लेवल है जहां पे मैं फ्रेश बाइंग की सलाह दूंगा। पोजिशंस है तो होल्ड करें, एवरेज फिलहाल ना करें। बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर बाई एनी चांस एक आधा 2 महीने के बाद, या फिर कभी भी जब भी एक अपॉर्चुनिटी 300 एक ऐसा लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जो मुझे लगता है कभी भी इतना आसानी से नहीं टूटेगा ये लेवल। एग्जैक्टली 300 तो नहीं कर पाएंगे, 310 से 300 का जब भी लेवल मिलता है तो मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल में री एंटर करना चाहिए, क्योंकि ऑन द वे ऑफ 450 480 तक का लेवल हमारा ये मानना है कि ये लेवल वापस रीटेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम शेयर्स के चार्ट भी देख रहे हैं, जियो फाइनेंशियल ने पिछले 6 महीने में करीब 50% का रिटर्न दिया। इसी वजह से जो इस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न था पिछले 1 साल में 69% देखने के लिए मिला। तो काफ़ी जो ऐसे शेयर जो परफॉर्मिंग शेयर थे वो इनके पोर्टफोलियो में रहे हैं। लेकिन आरोप भी गंभीर हैं, अगर कुछ एक्शन होगा तो इन शेयरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इनके लेवल्स जानना बहुत ज़रूरी है। सर बीकाजी फूड्स, इस पर अभी कुछ दिन में अच्छा मूव देखने के लिए मिला है, कैसे देख रहे हैं? विकाजी में, हाँ विवेक जी, जब जब मैंने विकाजी पे व्यू लिया है उस टाइम पे फिलहाल वो व्यू वर्कआउट नहीं हुआ है, क्योंकि ओके। जो दिखता है बेसिकली मे बी शायद इसमें थोड़े से मुश्किल होगा बताना। बट देन फिलहाल तो ये वन वे चला है। 560 के लेवल से 750 तक का एक मूव आया, तो हो सकता है इसमें इरेस्पेक्टिव कौन के जो भी एक्टिविटी हुई है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट चार्ज के हिसाब से मुझे लगता है इसमें वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर लोगों का इसमें पोजीशन है तो मिनिमम 50% फास्टर प्रॉफिट बुकिंग एक बार करें, फिर तो ये जो जो भी मैटर है एक बार कूल ऑफ हो जाता है, फिर री एंटर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक विकास जी में एक बार 50% बुक करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, एजिस लॉजिस्टिक्स सर बहुत ही शानदार चलने वाला शेयर,
ये भी इनके पोर्टफोलियो में था। कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है चार्ट पर? अपट्रेंड का स्टॉक है सर, इसमें अभी फिलहाल जैसे आप बोल रहे हो डेली वीकली में कंटिन्यूस अपट्रेंड है। एक करेक्शन जो मैक्सिमम करेक्शन आ सकते हैं 720 730 के आसपास आ सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग बेट है, तो मुझे तो वैसे तो कहीं वीकनेस नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के चलते 720 730 वगैरह मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें। जी बिल्कुल। आज थोड़ा थोड़ा सा दबाव तो है इन शेयरों में, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। सर हुडको, इस पर सवाल भी बहुत आते हैं, क्या करना चाहिए? हुडको पे हमारा फंडामेंटल व्यू काफी पॉजिटिव है, तो हम तो इसमें वैसे भी हम इसमें बाइंग बता रहे हैं। आज का न्यूज के बाद भी इतना कुछ ज्यादा मेजर इसमें कुछ करेक्शंस आया नहीं है। स्टॉक अपट्रेंड में है। हुडको में लॉन्ग टर्म का व्यू काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि अगर करंट प्राइस पे भी आप लेते हो तो मुझे नहीं इतना कुछ इश्यू लगता है इसमें। तो स्लो एंड स्टडी मूव होगा। 300 का जो लेवल है उस पर फिलहाल रेजिस्टेंस है जहां से सप्लाई देखने को मिला है। तो आपको किसी को अगर मोमेंटम प्ले करना है, किसी को अगर देखना है कि इसमें तेजी कब आती है, तो वो 300 के बाद आएगा। 300 301 के बाद जब भी क्लोजिंग मिलेगा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलेगा, उसके बाद मोमेंटम आएगा। और नीचे अगर जाता है, अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो 260 265 के आसपास फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो लेवल देखने को मिल सकता है। जी सर, दो काउंटर और रेलटेल और शिपिंग कॉरपोरेशन, इन पर आपका व्यू और चाहिए। ये भी इनके पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छे चले हैं सर शेयर। आज आज तो रेल टेल तो बढ़ा हुआ है। हालांकि हमने ये स्टॉक 2-3 दिन पहले पकड़ा था, जी इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस न्यूज एंड ऑल। नॉर्मल टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज ब्रेकआउट देखा था हमने, वॉल्यूम्स के साथ बढ़ा था, तो आज तो हमने प्रॉफिट बुक करा। करीब करीब 10-12% का रिटर्न मिला। तो हमने वो ट्रेडर्स को तो क्या वो मोमेंटम चाहिए होता है। तो जी रिटेल का जो डायरेक्शनल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। इसमें कम से कम 550 तक का एक मोमेंटम अभी भी मुझे लगता है कि आएगा। स्लो हो सकता है कि 1-2 दिन के और एक दिन के रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग साइडवेज और बाद में ग्रेजुअली डायरेक्शनली आप मुझे पूछोगे तो 550 का व्यू अभी भी मुझे लगता है इसमें रिटेल में आ सकता है। बिल्कुल। कुछ एक कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं इस समय। अगर जो पहला सवाल हमें मिला है पुनीत शर्मा जी का है यूको बैंक पर। सर 2100 शेयर हैं इनके पास 60 रुपए के। और दूसरा सवाल इनका वक्रांगी पर है। पहले मैं यूको बैंक पर जानना चाहता हूं, क्या आपका व्यू? यूको साइडवेज है, वॉल्यूम्स मिसिंग है। हालांकि बीच में ये छोटे बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक ऐसे इन बैंक्स में काफी मोमेंटम आता है। बट यूको बैंक एक ऐसा बैंक है जो आउट परफॉर्मर नहीं है ये स्पेस में। तो जब भी बाकी के जब चलेंगे तो उसके उनके साथ चल सकता है। कॉस्ट के ऊपर जरा जब भी जैसे भी थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो मुझे लगता है उन्हें शिफ्ट करना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, ये जो स्टॉक है जहाँ में काफी अच्छा आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देख लीजिए, जब भी इसमें अच्छे मूव आते हैं तो काफी बड़े बड़े मूव आते हैं। तो ये जी मोमेंटम नहीं है ये स्टॉक में। तो अगर वो उनके कॉस्ट में अगर निकल जाते हैं या कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन प्रॉफिट में निकल के शिफ्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी। आशीष महाजन जी का सवाल है सर कोचिन शिपयार्ड पर। इन्होंने बाय किया था 2140 पर, अभी टारगेट बता दीजिए इनको। ओके। सो 2140 2-3 दिन के करेक्शन के बाद उन्होंने मेरे ख्याल से बाय किया है ये। तो जो पिछला जो हाई था 2400 के आसपास, तो वो लेवल तो एक बार निकल जाएगा। 2500 के आसपास जब भी जाता है तो एक बार रिव्यू करे, पोजीशन फिगर आउट कर ले कि उसमें क्या रहेगा उस टाइम पे, वो सेक्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट डेफिनेटली 2500 के आसपास उनको एक लेवल मिलेगा। वहां पे देखते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि वहां पे एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसए में नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ आ रहा है। तो वो अगर कहीं प्ले कर गया तो शायद एक बार टॉप बन जाए, फिर यहाँ से प्रॉप आ जाए। तो एक बार वॉच करे, डेली वॉच करे, ऐसा मेरी सलाह रहेगी। फिलहाल व्यू पॉजिटिव है लेकिन कॉशियस थोड़ा जरूरी है। बिल्कुल, तो व्यू पॉजिटिव है। और थोड़ा सा एक लेवल पर आकर 2400-2500 की रेंज पर आप एक बार रिव्यू करा सकते हैं। और उस समय आप हमारे को दोबारा सवाल भेज दीजिए, हम दोबारा जो गेस्ट होंगे उनसे रिव्यू कर कर आपको आंसर दे देंगे। वैसे आपका बाई प्राइस से अगर जब 2400-2500 आ जाएगा तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उस समय मिल भी रहा होगा, तो आप उस समय अपना निर्णय भी ले सकते हैं। तो बाजार बोलता है को तो यहीं पर विराम देते हैं।